हेलो एवरीवन, तो इस लेक्चर में हम लोग क्विकली थ्योरी का रिवीजन कर लेंगे 5 से 10 मिनट में और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने मतलब सबके सब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, मतलब वैसे कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे कॉन्सेप्ट पे जो बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे उनको हम लोग ज़्यादा करेंगे। मतलब वैसे क्वेश्चन का परसेंटेज यहाँ पे 90% है और 10% क्वेश्चन वैसे है जो उतना ज़्यादा पूछे नहीं जाते, जो वंस इन अ वाइल पूछे जाते हैं, लेकिन वो 10% क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बिल्ड होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है, इसलिए वो क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया। ठीक है, तो मैं बोलना चाहता हूँ हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये मत देखना कि कोई क्वेश्चन जो 10% क्वेश्चन में हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन वो क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होता है और जिससे फिर आपका किसी आसान क्वेश्चन में मदद मिल सकता है। ठीक है, इसलिए किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। दूसरी बात है कि लेक्चर को आप बिना कॉपी पेन के मत देखो। किसी भी लेक्चर को आप सिर्फ मेरे चैनल पर नहीं, किसी भी चैनल पे यूट्यूब पे आप लेक्चर देखते हो तो कॉपी पेन लेके देखा करो, क्योंकि आप कभी भी पैसिवली नॉलेज को अटेन नहीं कर सकते। आप कॉपी पेन लेके बैठो, जो चीज़ सीख रहे हो उसको लिखते जाओ। कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसको खुद से पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, नहीं बने फिर टीचर का सोल्यूशन देखो, फिर अगर आपसे बन भी गया तब भी टीचर का सोल्यूशन देखो, फिर मेथड को कंपेयर करो एंड सो ऑन। तो ये सब मतलब एक्टिवली आपको एंगेज करना पड़ेगा लेक्चर के साथ। आप खाली ये नहीं कि हाँ लेट के बेड पे आप मोबाइल में देख रहे लेक्चर, वैसे आप नॉलेज अटेन आपको लग रहा है आप कर रहे होगे लेकिन नहीं करोगे। एक्चुअल एग्जाम में जब आप पेन से उस सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बनाना चाहोगे तो हो सकता है कि आप गलती कर दो। ठीक है, और जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है उसमें मैं रिसेंट ईयर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। मतलब किसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं 2022 का क्वेश्चन को इस लेक्चर में इंक्लूड करूँगा, 2018 का नहीं करूँगा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड दूसरी बात भी है ये कि अगर किसी कॉन्सेप्ट से पिछले 4 साल में क्वेश्चन नहीं आया है तो हो सकता है कि उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए मैं 10 साल पुराना क्वेश्चन भी चूज कर लूँ। तो ये मैं सोचना रही है तो 2010 का क्वेश्चन है वो रेलेवेंट नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है, हर एक क्वेश्चन रेलेवेंट होता है। ठीक है, ओके। दूसरी बात ये कि जो क्वेश्चन का नंबरिंग है उसको आप इग्नोर करना, क्योंकि पीडीएफ से काट के लिया गया है, तो हो सकता है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूँ उसमें क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया हो। ठीक है, वो प्रिंटिंग वाला पार्ट है तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, तो ये मैं सोचना मैंने कोई गलती की है, बस क्वेश्चन नंबर जो लिखा रहेगा प्रिंटेड फॉर्म में उसको इग्नोर करना। और लास्ट बात ये कि लेक्चर देखते देखते आपके मन में अगर कोई भी डाउट आए, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो टाइम स्टैम्प यूज़ करके कमेंट में पूछ सकते हो। टाइम स्टैम्प आप सही से यूज़ करोगे तो ब्लू कलर में आएगा आपके कमेंट लिखने के बाद। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जब हम लोग बोलते हैं तो ये इस प्रोजेक्टाइल के लिए दिखाया गया, मतलब जो वापस जिस हाइट से फेंके वापस जब उसी हाइट पे आ जाए, उसी लेवल पे आ जाए, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा वो ये है। वैसे इस दौरान जो मैक्सिमम हाइट कवर्ड हुआ है वो इतना है, और ये ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, इसको रेंज बोलते हैं। ठीक है, ये इतना है। ठीक है, ओके। अब ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन जो होता है, ये अज्यूमिंग जिस पॉइंट से फेंक रहे हो पॉइंट अगर ओरिजिन है और हॉरिजॉन्टली मतलब राइट का तरफ पॉजिटिव एक्स है और वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, तब ये वाला फॉर्मूला आता है। ठीक है, ओके। अब पाथ की बात करते हैं, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आपका स्ट्रेट लाइन पाथ आएगा। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है लेकिन वो एक्सेलरेशन के साथ मतलब या तो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, तब भी स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। जो कि जैसे बॉल को फेंक रहे ऊपर, तो वेलोसिटी ऊपर है इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन एक्सेलरेशन तो आपके हाथ से छूटने के बाद से बॉल का एक्सेलरेशन कितना है, नीचे, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। ठीक है, तो उसके से भी स्ट्रेट लाइन में जाएगा। या नीचे आते वक्त अगर देखें बॉल, तो बॉल का वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलरेशन नीचे, तब भी वो नीचे आ रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, चाहे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो या ना हो। अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 नहीं है तो अगर एक्सेलरेशन के अलॉन्ग है या उसके अपोजिट है तब भी स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन अगर अलॉन्ग और अपोजिट, अलॉन्ग हो गया मतलब 0 डिग्री एंगल, अपोजिट हो गया मतलब 180 डिग्री। ठीक है, इनके अलावा बाकी कोई एंगल हो गया 30 डिग्री, 75 डिग्री, 39 डिग्री, इन केस में शेप क्या होगा, पैराबोला। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल ना ही 0 डिग्री है ना ही 180 डिग्री, मतलब दोनों नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, तब शेप क्या होगा, पैराबोला। तो प्रोजेक्टाइल में तो ये होता है ना, इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल ना ही 0 है ना ही 180 डिग्री, और इनिशियल वेलोसिटी 0 भी नहीं है, तो ये पैराबोलिक शेप आया। ठीक है, ओके। तो ड्रिफ्ट तो बाद में बढ़ाऊंगा मैं, अभी के लिए यहाँ पे हाँ। अब पोजीशन आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ऐसे बोल सकते हो पोजीशन वेक्टर को। 3 डायमेंशन में होगा तो जेड के कैप भी आ जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, ओके। थोड़ा इसको उस तरफ करते हैं, इस तरफ का चीज़ पढ़ाने के लिए, है ना। अब ये प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, तो मुझे इसका फॉर्मूला मुझे याद नहीं होता है, लेकिन तभी क्वेश्चन बन जाते हैं, और मैं अगर क्वेश्चन हम लोग ऐसे सेलेक्ट किए होंगे तो मैं उसको बना के भी दिखा दूंगा, बिना फॉर्मूला पता होगा आपसे तब भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई याद करना होगा कर लो, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, तो याद कर लो, एग्जाम में जल्दी बन जाएगा, क्योंकि अगर फॉर्मूला पता है तो जल्दी बनेगा, फॉर्मूला पता नहीं है तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है ना, 20% एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है किसी सिचुएशन। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये हर चीज़ के लिए। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे रेन वर्टिकली गिर रहा है, मैन राइट की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन करेंगे, तो मैन का वेलोसिटी को उल्टा कर देंगे तो इस तरफ हो जाएगा माइनस वी एम, और माइनस वी एम और वी आर को ऐड करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला वेक्टर इज नथिंग बट वी आर माइनस वी एम। ठीक है, अब ये चीज़ तो हम लोग 1 डायमेंशन मोशन नहीं पढ़े थे, तो कोई नया बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए ना। वैसे ही यहाँ पे ये इस तरफ चल जाए भाई, हाँ ठीक है, ये रिवर मैन का
प्रॉब्लम रिवर मैन या बोट रिवर वाला प्रॉब्लम में भी सेम ही चीज़ है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, हर जगह सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे खाली एक दो टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। एक ये, जब भी आपको वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर बोला गया है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो इसको मैं पेन पतला करके बोल देता हूँ, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब याद रखना यहाँ पे बेसिकली मैन के पास खुद का एफर्ट और रिवर का एफर्ट या रिवर के फ्लो के कारण भी एक वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा, ठीक है ना। तो उन दोनों को ऐड करेंगे वेक्टोरियली तो मैन का रिजल्टेंट वेलोसिटी दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैन अगर इस तरफ स्ट्रोक्स लगा रहा है, स्ट्रोक्स लगा रहा है मतलब स्विम करने की कोशिश कर रहा है, इस तरफ स्ट्रोक्स लगा रहा है और रिवर लेकिन इस तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर रिवर फ्लो नहीं होता रहता तो मैन ऊपर ही जाते हुए मतलब इस तरफ जाते हुए दिखता है, लेकिन रिवर उसको राइट की तरफ ड्रिफ्ट भी कराएगा। तो ओवरऑल मैन अपना मेहनत से तो ऐसे जाना चाहता है वाई के लॉन्ग, रिवर की मेहनत से मैन राइट एक्स के लॉन्ग जाना चाहता है, तो ओवरऑल कुछ ऐसा जाएगा तिरछा, ठीक है। क्वेश्चंस में देखेंगे डिटेल में। तो बस ये होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए 2 डायमेंशन मोशन के लिए। अब क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। A ball is projected from ground with a speed of 15 meter per second at an angle theta with horizontal such that its range and maximum height are equal। तो tan थीटा क्या होगा? तो रेंज और हाइट इक्वल है, तो रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, और मैक्सिमम हाइट होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, ठीक है। ये कैंसिल, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, तो 2 कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा आ गया, तो tan थीटा इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू 2 के बराबर है ना। 2 प्रोजेक्टाइल्स थ्रोन एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अभी सब क्वेश्चंस में मैं डेट नहीं लिखा हूँ, लेकिन ये सब 2022 के हैं, ठीक है। जिसमें भी डेट नहीं लिखा गया है 2022 का है ना। तो प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्टिवली रीच द मैक्सिमम हाइट इन द सेम टाइम, ओके। द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटीज, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट में सेम टाइम लग रहा है मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम है, ठीक है। अब पहले वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u साइन थीटा 1 बाय जी, और दूसरे वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u साइन, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, जी से जी कट गया, तो आपसे पूछा है इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो, तो ये साइन 45 बाय साइन 30, और साइन 45 1/√2 साइन 30 हाफ, तो √2/1 ऑप्शन सी। If the initial velocity in the horizontal direction of a projectile is unit vector I cap and the equation is इतना, तो y component the y component vector of initial velocity, ठीक है। तो आपको ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन दे दिया है ना, और आपसे y component of initial velocity पूछा है, ठीक है। और कुछ दिया है initial velocity in horizontal direction of projectile, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है, तो y is equal to 5x minus 5x square, ये क्वेश्चन आपको दिया गया y कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। बेसिकली आपको इनिशियल वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट पता करना है, ठीक है। तो इससे हम लोग मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। हाँ, तो एक काम करते हैं, y का मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है। तो y का मैक्सिमम वैल्यू इस इक्वेशन से आप क्या करोगे, पहले dy/dx को 0 पुट करोगे मैक्सिमम निकालने के लिए, dy/dx, तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ आ रही है। तो y मैक्सिमम कब होगा, x इक्वल टू हाफ पे, तो y मैक्सिमम कब होगा, x इक्वल टू हाफ पे, तो x का वैल्यू हाफ यहाँ पुट करेंगे, 5/2 माइनस 5/4, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स ऑफ 5/4 है, मतलब 5/4। तो y का मैक्सिमम वैल्यू मिल गया है ना। अब y का मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या है, h, और h क्या होता है, h क्या होता है u²/2g, uy²/2g, ठीक है। तो uy का वैल्यू हो जाएगा 100/25 है ना, 5/4 इंटू 20 यानी 100/4 कहाँ 5, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कॉम्पोनेंट अलॉन्ग y हो जाएगा 5, ठीक है। और भी तरीके से कर सकते हैं, आप इसको ट्रैजेक्टरी वाले इक्वेशन से कंपेयर कर दो बस वैसे, लेकिन मैं वही दिखाना चाहता हूँ। आपको फॉर्मूला ज़्यादा याद भी नहीं रहा तब भी आप क्वेश्चंस बना सकते हो, थोड़ा सोचो तो, ठीक है। अ मैन ऑफ मास m is thrown vertically upward, another ball of mass m is thrown vertically upward, another ball of mass 2m is thrown at an angle theta with the vertical, both balls stay in the air for the same time, ठीक है। the ratio of heights attained by the 2 balls, ठीक है। तो अगर आपको बोल दिया है both balls stay in the air for the same period of time, ठीक है, तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है ना, मास से तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। थीटा विथ वर्टिकल है, ओके। द रेशियो ऑफ द हाइट्स अटेन्ड बाय बोथ द बॉल्स, ठीक है। तो अगर दोनों बॉल सेम टाइम के लिए हवा में है, चलो दिखाता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो पहले वाले का टाइम और दूसरे वाले का टाइम सेम है, ठीक है। अब पहले वाले का टाइम हो जाएगा 2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पहला वाला बॉल अलॉन्ग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय जी, है ना, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट खाली आपके इनिशियल वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट अलॉन्ग वाई पे डिपेंड करता है ना, और पहला वाला को तो वर्टिकली अपनी फेंके तो यही उसका नेट वेलोसिटी भी रहेगा। और सेकंड वाला बॉल के लिए 2 इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई ऑफ सेकंड बॉल
ठीक है, डिवाइडेड बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट यही होता है ना, ट्वाइस ऑफ इनिशियल वाई कॉम्पोनेंट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई जी, तो 2 बाई जी कट गया, तो दोनों का इनिशियल वर्टिकल कॉम्पोनेंट वेलोसिटी इक्वल है। ठीक है, हाइट अटेंड क्या होता है, सॉरी डर गए होंगे आप लोग, हाइट अटेंड होता है यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g। अरे सब तो सेम ही आ गया, तो रेशियो ऑफ हाइट अटेंड क्या हो जाएगा 1। ठीक है, A body of mass 10 kg is projected at an angle of 45 degree with horizontal. Trajectory of the body is observed to pass through this point. If t is the time of flight, its momentum vector है t by root 2। ठीक है, तो आपको बेसिकली मोमेंटम बताना है इस समय, और मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बताना है इस समय। ठीक है, तो इस समय वेलोसिटी पार्टिकल कितना होगा बस वो बताना है ना, तो मास पता है, वेलोसिटी पता कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब वेलोसिटी बताने के लिए फाइनल मोमेंट में आपको इनिशियल मोमेंट का वेलोसिटी पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसके लिए आपको पार्टिकल इस पॉइंट से पास गुजर रहा है वो पता, उसको यूज़ करेंगे हम लोग। तो कैसे करेंगे देखो, तो डायरेक्टली इक्वेशन, क्योंकि डायरेक्टली पॉइंट दे दिया, y इक्वल टू एक्स एन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो इसे पुट करते हैं y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 20 और थीटा 45 है ना, x की वैल्यू 20, u 20 और थीटा 45, तो कॉस 45 तो 1/√2 होता है उसका स्क्वायर। ठीक है ना, थीटा याद रखना 45 है। ठीक है, और x 20 y 10, इसको पुट कर दिया इस इक्वेशन में तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, अरे ये सब चीज़ का वैल्यू मैंने पुट ही कर दिया, तो निकालना क्या, u का वैल्यू नहीं पता होगा मुझे, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता ना, हाँ, तो मैं u का वैल्यू यहाँ पे क्यों पुट कर दिया। ठीक है, आप भी सोच रहे होंगे u का वैल्यू में क्यों पुट किया। ठीक है, हाँ बस 20 माइनस कितना हो रहा है 5 इंटू 20 स्क्वायर, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 5 20, हाँ सही तो है अभी तक। ओके यार, कैलकुलेशन देख के मेरा हालत ख़राब हो जाता है। 5 दूनी 10, तो 10 इंटू 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10 है ना, हाँ चलो, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर, तो अच्छी बात है यू का वैल्यू 20 आ भी गया एनीवेज। ठीक है, तो यू का वैल्यू 20 है, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया। अब 45 डिग्री से फेंके थे, तो आप इनिशियल वेलोसिटी आप बोलोगे 20 cos 45 20 sin 45। ठीक है, आपको बोल दिया टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, t है, तो t/√2 टाइम पे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकाले या यहाँ पे निकालते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप देखोगे, इसको थोड़ा थिक कर लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट तो 2u sin थीटा बाय g। ठीक है, u का वैल्यू 20 आ गया, तो अब देख सकते हो यहाँ से कट गया, ये कितना आ रहा है 4/√2 है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 4/√2 सेकेंड्स आया। ठीक है ना, तो t/√2 का वैल्यू हो जाएगा 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था t/√2 टाइम पे मोमेंटम क्या है, तो मोमेंटम एट t इक्वल टू t/√2 सेकेंड, मतलब जो कि है 2 सेकेंड, ये हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। मास तो भैया हमें पता है 10, ठीक है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी माइनस प्लस सॉरी v इक्वल टू u प्लस 80 होता है ना इतना। ठीक है, और t के वैल्यू आप 2 सेकेंड यूज़ कर लोगे, बस हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितना आया था देख लो, इतना आया था, एक्सेलेरेशन तो आपको पता है -10, जे क्या होगा, टाइम है 2। ठीक है, ओके, तो हमें तो आई और जे के फॉर्म में चाहिए ना बस, तो अब पूरा ब्रैकेट खोल के जे वाला टर्म दो उठाना, अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा 200/√2, 200/√2 मतलब 10√2 100√2 ना, मेरे तो टाइम क्यों लग रहा है, 10 × 2 हाँ 100√2 आई कैप। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा आपके पास जे वाला पार्ट, अगर देखें ध्यान से तो 200/√2 मतलब फिर से 100√2 माइनस ये 100 100 200। ठीक है, तो 100√2 आई कैप और 100√2 माइनस 200 जे कैप, 100√2 आई कैप 100√2 माइनस 200 जे कैप, 100√2 हाँ इससे मैच कर रहा है ऑप्शन डी से। ठीक है, एनसीसी पैरेड इज गोइंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 km/h अंडर ए मैंगो ट्री on which a monkey is sitting at a height of 19.6 meter. Okay, at a particular instant monkey drops a mango, drop मतलब नीचे से 0 मान लेना, parrot will receive the mango whose distance from the trees। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बेसिकली यहाँ पे मंकी है और मंकी जहाँ पे बैठा है वहाँ से मैंगो गिर रहा है। ठीक है, वो ड्रॉप कर रहा है मैंगो, है ना, तो अगर ये रोड है और ये पर्सन जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तब इसके सिर पे, ठीक है, मतलब जब मान लो ये पर्सन जब यहाँ से यहाँ पहुँचा है उस समय इसके सिर पे एक मैंगो गिरा है ना, और वो मैंगो उसी समय ड्रॉप होता है जब पर्सन का मैं फोटो यहाँ पे बनाया। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या, जब पर्सन यहाँ पे तब यहाँ से एक मैंगो ड्रॉप स्टार्ट किया है ना, तो मैंगो या मंकी जो भी है ये रेस से स्टार्ट किया
और जब पर्सन यहाँ पहुँच जाएगा जितने देर में, उतने देर मैंगो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैडेट या सोल्जर या पर्सन, और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैंगो, ठीक है। सेम टाइम इंटरवल में पर्सन यहाँ से यहाँ पहुँचा, उतने देर मैंगो यहाँ से यहाँ पहुँचा, ठीक है। ओके, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया है तो ये तो हो जाएगा हाफ GT² और ये 9 km/h से चल रहा है, ठीक है। तो हाइट कितना है 19.6, तो कितना टाइम इसको लगेगा गिरने में, तो टाइम h हाइट से रेस्ट पे गिरने पे, h हाइट से रेस्ट पे गिरने पे जो टाइम लगता है इतना लगता है, और कितना हाइट से गिर रहा है 19.6 और जी का वैल्यू है 9.8, तो हो जाएगा 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसको 2 सेकंड लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में, है ना। ये मोशन में इसको लगेगा 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस चलेगा, वेलोसिटी ऑफ पर्सन इंटू 2। अब वेलोसिटी ऑफ पर्सन हमें दिया हुआ 9 km/h, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन 9 km/h, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो 5/18 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन 2.5 इंटू 2 हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, सॉरी 5 मीटर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन है। T=0 पे पार्टिकल स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 7z, मतलब इस पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना। z का वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन होगा, तो 7 मीटर के लोकेशन से y एक्सिस पे है 7 सेंटीमीटर पे वहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है। इन अ प्लेन कीपिंग z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट, ओके। तो z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रखना है, मतलब XY प्लेन के पैरेलल चल रहा है, ठीक है। तो आपको कैसे बताऊँ, तो अगर ये XY प्लेन है और ये XY प्लेन के पैरेलल है, तो याद रखना XY प्लेन के पैरेलल चलता है, z एक्सिस तो XY प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप XY प्लेन पे खुद चलोगे तब z कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। तो वही बोलना चाहता हूँ, अगर z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रखना है तो XY प्लेन के पैरेलल चलना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, z कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट्स पोजीशन अलोंग x एंड y, ठीक है। मैं इतना समझा क्यों रहा, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, x कोऑर्डिनेट दिया हुआ, y कोऑर्डिनेट दिया, t = 1 सेकंड में एक्सेलेरेशन पूछा, ठीक है। तो z कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलेरेशन अलोंग z क्या है 0, ठीक है। एक्सेलेरेशन अलोंग x हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ इसका करोगे तो 0 आएगा, और एक्सेलेरेशन अलोंग y हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 15t², 2 बार करोगे तो 30t, ठीक है। तो t = 1 सेकंड पे इसका वैल्यू देखो, एक्सेलेरेशन अलोंग z हमेशा 0 है, एक्सेलेरेशन अलोंग x हमेशा 0 है, एक्सेलेरेशन अलोंग y 30t के बराबर, t = 1 सेकंड में एक्सेलेरेशन यानी 30 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन एट t = 1 सेकंड हो जाएगा ay j कैप विच इज़ 30 × 1 j कैप, ठीक है। तो 30 अलोंग j कैप, है ना। y कैप होना चाहिए, अच्छा आंसर तो ऐसा होगा, कैप होना चाहिए, वैसे यहाँ दिया हुआ है, ये प्रिंटिंग एरर है आई गेस, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, ठीक है। बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स इज 20 मीटर पर सेकंड, तो मैक्स, ठीक है। तो अगर 45 डिग्री से फेंक रहे हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल रहेगा इनिशियली, है ना, क्योंकि 45 डिग्री से फेंक रहे हो ना आप, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर √2 भी है 45 डिग्री तो ये दोनों, है ना। अब 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना है 20, ठीक है। तो 2 सेकंड के बाद ये t = 0 का माहौल है, t = 2 सेकंड में तो हॉरिजॉन्टल वाला तो यही रहेगा जो पहले था, और वर्टिकल वाला 20 से घट चुका होगा, ठीक है। t = 2 सेकंड में ऐसा सिचुएशन रहेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना बड़ा है 20 के बराबर है, तो ये 20 के बराबर है, समझ में बात, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 20 होगा, तो आप यहाँ से बोल सकते हो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा b² माइनस 20v, और 400 में से 400 दिया 0, तो v का वैल्यू 20 आ रहा है, ठीक है। ओके, तो आपको बोला कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो मैक्सिमम हाइट तो होता है भैया इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y आप देख सकते हो v के बराबर है ना, तो v² डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। और v का वैल्यू 20 है, तो 20² डिवाइडेड बाय 20 मतलब 20 मीटर, ठीक है। मैक्सिमम हाइट 20 मीटर। A projectile is launched at an angle alpha with the horizontal with velocity 20, तो 20 से फेंके है, हॉरिजॉन्टल का एंगल अल्फा है। आफ्टर 10 सेकेंड्स इट्स द इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल इज बीटा, ठीक है। 10 सेकंड के बाद तो इसका अगर वेलोसिटी कॉम्पोनेंट्स लिखे तो इस तरफ हो जाएगा 20 cos अल्फा और इस तरफ हो जाएगा 20 sin अल्फा, ठीक है। तो 10 सेकंड के बाद अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट तो वही रहेगा 20 cos अल्फा, लेकिन वर्टिकल कॉम्पोनेंट दिस, है ना, वही इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y माइनस जी टी, ठीक है। v = u + at लगा तो y के लो, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y पता है माइनस g × t, तो इतना हो गया, ठीक है। तो ये इंक्लिनेशन आपको दे दिया है, ये नेट वेलोसिटी हो गया, तो ये इंक्लिनेशन दे दिया आपको बीटा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ tan बीटा, तो tan बीटा यहाँ से आप देख सकते हो, तो tan बीटा हो जाएगा 20 sin अल्फा माइनस 10t डिवाइडेड बाय 20 cos अल्फा, ठीक है। अब एक्चुअली मुझे नहीं पता ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्योंकि 10t इससे बड़ा हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मुझे इसका मॉड लेना चाहिए।
समझ बात को, मतलब ये वेक्टर अपने को उल्टा हो जाएगा और फिर आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल के एंगल फिर भी बीटा ही बोलेंगे उसको, ठीक है, चाहे नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के अबव हो या बिलो, हॉरिजॉन्टल का एंगल बीटा बोला है ना, इसे मैं इसका मॉड ले रहा हूँ, समझ में आ रही बात, ठीक है। ओके, तो बस अब वैल्यूज पुट कर दो, अल्फा कितना है भैया, ओके अल्फा नहीं दिया ना, हाँ बस तब इसको सिंप्लीफाई करना है, टी की वैल्यू है 10 सेकेंड है ना, तो टी की वैल्यू 10 पुट करो तो 20 साइन अल्फा माइनस 100 डिवाइडेड बाई 20 कॉस अल्फा, ठीक है। अरे यार ये तो मेहनत बढ़ जाएगा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ टैन बीटा पूछा है ना, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा यार, साइन बाई कॉस टैन, तो ठीक है इसको उसके अंदर ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको अंदर लेंगे तो 20 का दिया टैन अल्फा माइनस 5 सेक अल्फा, ठीक है, टैन अल्फा माइनस 5 सेक अल्फा है ना, तो ये है एक्चुअली में इसका मॉड होना चाहिए, लेकिन एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, अ गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन रोड होल्ड्स एन अम्ब्रेला एट 45 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे, ठीक है, तो इस लाइन से हमें पता चल गया कि रेन जो है 45 डिग्री से गिर रहा होगा, ठीक है, वर्टिकल से है ना, तभी तो 45 डिग्री पे अम्ब्रेला रखे, तो अम्ब्रेला जो है वो वर्टिकल से 45 डिग्री पे रखी है, तो रेन उससे हिट नहीं कर रहा, तो यानी रेन भी वर्टिकल क्या है, 45 डिग्री बना रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन हमें पता चल गया फर्स्ट स्टेटमेंट से, ठीक है, ये आपका अम्ब्रेला है ना। ओके, अब हॉरिजॉन्टल मैं वर्टिकल के लेफ्ट साइड माना हूँ, राइट भी मान सकते हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ सी स्टार्ट्स रनिंग विदाउट अम्ब्रेला विद स्पीड 15√2, तो अगर 15√2 मतलब विदाउट अम्ब्रेला इमटेरियल है, नहीं भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली अगर वो रोड पे 15√2 से चलने लगे तो रेन ड्रॉप्स हिट्स हर हेड वर्टिकली, ठीक है। अब रेन ड्रॉप्स का कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, कुछ वर्टिकल होगा, तो यहाँ पे रेन ड्रॉप्स का कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और कुछ वर्टिकल भी है ना, यहाँ मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मान लेते हैं, ठीक है। ओके, तो रेन ड्रॉप्स का कुछ हॉरिजॉन्टल भी होगा, कुछ वर्टिकल भी होगा, ठीक है। तो मान लो रेन ड्रॉप का हॉरिजॉन्टल इतना है, वर्टिकल इतना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा वी आर कॉस 45, ये साइन 45, जो बोलने बोलोगे कि 45 का कॉस तो साइन इक्वल होता है, ठीक है ना। तो रेन ड्रॉप का वेलोसिटी मैंने तोड़ दिया है ना। अब ये लड़की जो है ये रोड में चलने लगी, भागने लगी 15√2 से, ठीक है। तो गर्ल जो है, ये तो रेन है, रेन का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिखा हूँ, गर्ल जो है अगर राइट के लेफ्ट की तरफ भागेगी और अगर VR/√2 से ही गर्ल भागने लगे तब गर्ल को क्या दिखेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करते हैं हम लोग, दोनों वेलोसिटी को सबट्रैक्ट करते हैं, तो अगर दिस माइनस दिस करोगे तो ये वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, गर्ल को क्या दिखेगा, सिर्फ रेन का ये वाला पार्ट दिखेगा, समझ में नहीं बात। तो गर्ल अगर इतने से भागेगी तभी ना गर्ल को ये दिखेगा, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, वर्टिकल आते हुए दिखेगा ना। बेसिकली क्या आप क्वेश्चन ने बोल दिया है कि रेन ड्रॉप उसको वर्टिकली हिट कर रहा है, मतलब यही है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ गर्ल दोनों इक्वल होगा, ठीक है। और ये वैल्यू आपको दे दिया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ आपका गर्ल कितना है 15√2, ठीक है, यानी ये चीज़ भी 15√2 है, तो आपसे वर्टिकल पूछा है, तो रेन ड्रॉप्स का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल, यही तो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो वही 15√2 ही आएगा, तो 15√2 मतलब 30/√2, समझ में आई बात, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पूछा, VR नहीं पूछा, आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल पूछा, ठीक है। तो ये वर्टिकली है, इसका मतलब ही मैं आपको लिख देता हूँ, वो बोल चुका हूँ, फिर से लिख देता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वेलोसिटी ऑफ गर्ल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल है, और वेलोसिटी ऑफ गर्ल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को पता है 15√2 है, ठीक है। मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन XY प्लेन इज डिस्क्राइब बाय फॉलोइंग सेट ऑफ, तो x कोऑर्डिनेट फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, y इज फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है, ठीक है, मतलब मीटर होगा, तो पाथ ऑफ द पार्टिकल, तो पाथ निकालने के लिए आपको टाइम को क्या बोलते हैं एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ एक्चुअली में आप थोड़ा ध्यान से सोचो, तो ये चीज़ है x = 90 - थीटा cos थीटा होता है, तो 4, तो x इतना है, y आपको दिया हुआ है 4 sin ω t, ठीक है। तो अगर आपको टाइम को एलिमिनेट करना है तो sin² थीटा और cos² थीटा का सम तो 1 होगा, sin थीटा यहाँ से निकाल लो y/4, cos थीटा यहाँ से निकाल लो x/4, ठीक है। तो y² + x² = 16, ये है सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। तो पास हो जाएगा सर्कुलर। बटरफ्लाई इज फ्लाइंग विद वेलोसिटी ऑफ 4√2 इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, विंड जो है फ्लो रहा है इतने से, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट तो आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी हो जाएगा आपका बटरफ्लाई का खुद का एफर्ट के कारण जो वेलोसिटी है प्लस विंड का वेलोसिटी भी तो बटरफ्लाई में ऐड हो जाएगा, है ना। मान लो विंड ऊपर जा रहा है, तो बटरफ्लाई कहीं भी जा रहा हो उसको ऊपर की तरफ तो विंड के कारण जाना ही पड़ेगा, विंड के कारण, ठीक है। बटरफ्लाई चुपचाप है, तो चुपचाप रहेगा तो गिर जाएगा, एक्चुअली उसको पंखे तो फ्लैप करना पड़ेगा, लेकिन अगर अज्यूम कर ले बटरफ्लाई एक ही जगह रुका हुआ है ना, और विंड अगर ऊपर जा रहा है 3 मीटर/सेकंड, तो बटरफ्लाई बिना अपने एफर्ट के 3 मीटर/सेकंड से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। एनीवेज, तो ये हो जाएगा इंटू 3, तो वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई है 4√2 नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, 4√2 नॉर्थ ईस्ट है ना। अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है I + J/√2, ठीक है।
तो ये 4√2 नॉर्थ ईस्ट बोल दिया, कुछ नहीं बोला है, तो हम मान लो 45 डिग्री है, ठीक है। तो 45 डिग्री वाले डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय √2 है। आई प्लस जे तो आपको पता है 45 डिग्री पे रहता है, और इसका लेंथ हो जाएगा √2, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी कितना है, डायरेक्शन इतना, और वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। ये नॉर्थ टू साउथ हो रहा है ना, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसको मैं प्लस आई बोल रहा हूँ, इसको प्लस जे बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर नहीं दिख रहा तो अब दिख रहा होगा। तो मैं बेसिकली क्या लिखना चाहता हूँ, वेलोसिटी ऑफ विंड। अब विंड किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ ब्लो कर रहा है ना, नॉर्थ टू साउथ मतलब साउथ की तरफ ब्लो कर रहा है, तो विंड जो है ये -1 ठीक है। ये कि वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई खुद के एफर्ट से, और वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई जो मिला है विंड के कारण, ठीक है। तो ये बेसिकली हो जाएगा √2 कट गया 12 आई प्लस जे -3j, तो 12 आई 9j, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, है ना। ये कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो 3 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर 5, 15 आ रहा है क्या, हाँ ये 15 आ रहा है। और क्रॉस चेक भी करते हैं 144 और 81, हाँ 225 होता है, ठीक है। तो इतना आ रहा है ना, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन कर रहा हो लेकिन लॉजिक सही है, ठीक है। A swimmer wants to cross a river from point A to point B, ठीक है ना, यानी path of swimmer as seen from ground ये वाला पाथ होगा, A से B जाने वाला लाइन, ठीक है। लाइन में भी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द फ्लो ऑफ रिवर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इज सेम एज दैट ऑफ रिवर, ओके। एंगल थीटा विद द लाइन ए बी शुड बी कितना डिग्री, सो दैट द स्विमर रीचेस, ठीक है। तो बेसिकली स्विमर अपने एफर्ट किस तरफ लगाए ताकि वो इस तरफ जाए, ठीक है। तो ये इस तरफ एफर्ट लग रहा है, एफर्ट मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। स्विमर जिस तरफ एफर्ट लगा रहा है उस तरफ जाएगा तब जब रिवर रुका हुआ, विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन स्टिल वाटर, जो बोलना है बोलो, ठीक है। मतलब आदमी इस तरफ एफर्ट लगा रहा है लेकिन रिवर इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा ना, इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी, ये रिवर के कारण मिलेगा आदमी को, ये आदमी के खुद के एफर्ट के कारण है, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो इस तरफ जा रहा हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा बनाए थे ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लगे, मतलब ये डायग्राम के साथ सही लगे। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर यानी एफर्ट वो इस तरफ लगा रही, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ओके, तो कितने एंगल होना चाहिए, थीटा वैल्यू क्या होना चाहिए, तो आपको ये भी बोल दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज सेम एज दैट ऑफ रिवर, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर कुछ बोला नहीं है, तो मैं इसको वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको बोल दिया वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ रिवर। तो ये दोनों अगर इक्वल है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो रिजल्टेंट 20 से आएगा, रिजल्टेंट 20 से आएगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ना, अगर दो वेक्टर्स इक्वल है लेंथ में मतलब मैग्नीट्यूड में, ठीक है, तो रिजल्टेंट उसके 20 से आएगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। अब ये एंगल 30 दिया हुआ है, ये भी 30 होना चाहिए, तो थीटा वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यही थीटा होना चाहिए, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ, ये हो जाएगा नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर, है ना। एक्चुअली में इस लाइन के लोग जाते हुए दिखेगा, समझ में आई बात। A bomb is dropped by a fighter plane flying horizontally to an observer sitting in the plane. Trajectory of the bomb is, ठीक है भैया, चलो इसको पूरा ऐसा करते हैं। मान लो ये फाइटर प्लेन है ना, ये आपका प्लेन के विंग्स बना दो, बहुत खतरनाक प्लेन दिख रहा है ये जो भी है, ठीक है। ये फाइटर प्लेन है, ये इस तरफ जा रहा है और इसके अंदर एक बॉम्ब है, बॉम्ब को मैं वाइट से दिखा रहा हूँ, बॉम्ब भी उस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर प्लेन अभी 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, इससे ज़्यादा ही रहेगा, तो ये भी 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है प्लेन के अंदर, लेकिन ग्राउंड से देखेंगे तो बॉम्ब भी 100 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ रहा है, प्लेन भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब जब हम लोग बोलते हैं ड्रॉप हो गया, तो ड्रॉप होने का मतलब देखो क्या होता है। तो जब हम लोग बोलते हैं कि प्लेन में बैठ के हम लोगों ने बॉम्ब को ड्रॉप किया, मतलब बॉम्ब का इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लेन 0 रहेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, आप अगर प्लेन को फिर से बनाओ, ठीक है, तो प्लेन तो अभी भी 100 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, और जब बॉम्ब ड्रॉप हो चुका है, जस्ट ड्रॉप होने के बाद देखेंगे तो बॉम्ब के पास भी 100 किलोमीटर पर आवर ही है अभी, है ना। जस्ट आफ्टर ड्रॉप का डायग्राम ऐसा होगा, जस्ट आफ्टर ड्रॉप है तो अभी तक वो वर्टिकली कुछ चला नहीं है, मतलब प्लेन के अंदर ही दिखना चाहिए, मैं थोड़ा बाहर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट आफ्टर ड्रॉप ऐसा दिख रहा होगा, है ना। तो इसका पाथ कैसा दिखने वाला है भैया, दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम ही रहने वाला है। देखो एक्चुअली में आप सोचोगे तो ये प्लेन है, ये बॉम्ब है, ठीक है। कुछ देर बाद प्लेन यहाँ पहुँच जाएगा, प्लेन तो हॉरिजॉन्टली चलता रहेगा हमेशा, तो 1 सेकंड के बाद प्लेन 100 किलोमीटर मतलब जो भी है, मान लो 100 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो 1 सेकंड बाद 100 मीटर चल जाएगा, 2 सेकंड बाद यहाँ, 3 सेकंड बाद यहाँ 100, ठीक है। ये बॉल जो है, बॉल को हॉरिजॉन्टली तो उतना ही चलना है क्योंकि दोनों को हॉरिजॉन्टल तो वही रहने वाला है, हम लोग अज्यूम कर ले एयर रेडिएशन नहीं है, ठीक है। तो बॉम्ब तो हॉरिजॉन्टली उतना ही चलेगा, लेकिन वर्टिकल ग्रेविटी के कारण भी कुछ चलेगा, तो सेम टाइम के बाद प्लेन जहाँ पे होगा उससे कुछ नीचे ही बॉम्ब होगा। फिर कुछ देर बाद और देखेंगे तो बॉम्ब और नीचे चला गया होगा, कुछ देर बाद और देखेंगे
तो बॉम्ब और नीचे चला गया होगा, लेकिन क्योंकि प्लेन और बॉम्ब का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगा बॉम्ब का, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो बॉम्ब जो है हमेशा ये पैराबोला में तो चलते दिखेगा। तो मेरा थोड़ा पैराबोला गड़बड़ हो गया, ठीक है। लेकिन ग्राउंड से देखेंगे तब पैराबोला में चलते दिखेगा। प्लेन से देख रहे हैं तो बॉम्ब तो नीचे आते दिख रहा है, बस आप प्लेन में बैठ के देखो ना, तो बॉम्ब का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। तो विद रिस्पेक्ट टू प्लेन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब 0, क्योंकि दोनों का इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब 0, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉम्ब और एक्सेलरेशन ऑफ बॉम्ब कितना होगा जी, डाउनवर्ड, ठीक है। तो हाफ a t स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू प्लेन आप देखोगे तो वर्टिकली है ना, ठीक है। तो मतलब स्ट्रेट लाइन, ये दिख नहीं रहा होगा, मेरा गंदा वाला चेहरा आ रहा होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बस यही लिखना चाहता था मैं, है ना। When car is at rest, its driver sees raindrops falling on it vertically, ठीक है। When driving the car with speed v, he sees the raindrops are coming at an angle 60 degree from the horizontal. On further increasing the speed of the car to 1 plus beta times v, angle changes to 45 degree. Okay, ठीक है। तो ये तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा एफर्ट लगेगा, ट्रिवियल नहीं है, थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप मन में इमेजिन अच्छा है कर सकते हो वेक्टर डायग्राम, तो ये मन में भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, कैलकुलेशन के लिए तो पेन चुना पड़ेगा। तो कार जो है रेस्ट पे है, तब ड्राइवर देख रहा है रेन ड्रॉप फॉलिंग वर्टिकली, यानी रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वर्टिकली ही गिर रहा है, क्योंकि कार रेस्ट पे है, मतलब ग्राउंड भी तो रेस्ट पे रहता है ना, तो मतलब बेसिकली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स वर्टिकली गिर रहा है, हमें पता चल गया, ठीक है। व्हेन द ड्राइवर ऑफ द कार 20 स्पीड से जा रहा है, तब वो रेन ड्रॉप को देख रहा है 60 डिग्री पे आ रहा है ना। तो अगर कार मान लो राइट की तरफ जाएगा तो उसको रेन ड्रॉप लेफ्ट की तरफ आते दिखेगा, ठीक है। तो कार अगर राइट की तरफ 20 से जाएगा मान लो, तो कार अगर राइट की तरफ 20 से जाएगा तो कार के रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप, याद रखना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ऐसे आ रहा है, लेकिन कार के रिस्पेक्ट में उसको ये दिखेगा, ठीक है। मिट जा, हाँ, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है। ये है 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब कार अपने स्पीड को फर्दर बढ़ा दिया तो ये 45 डिग्री हो गया ना। अब कार अपने स्पीड को बढ़ाते जाएगा तो आप सोच सकते हो कि ये इस तरफ ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया, 60 से घट के 45 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली एक और डायग्राम बनाना है, फिर अपना काम हो जाएगा। तो रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो वर्टिकली गिर रहा है, लेकिन अगर कार अपने स्पीड 1 प्लस बीटा इंटू वी रखे तो कार में बैठा हुआ आदमी को रेन वर्टिकल के साथ साथ इस तरफ जाते हुए भी दिखेगा, ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट आएगा कुछ ऐसा आएगा, है ना। इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और ये एंगल आपको बोल दिया है 45 डिग्री, ठीक है। ये सब राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। बस आपको पता करना है बीटा का वैल्यू क्या है। तो यहाँ से आप इस डायग्राम से बोलोगे tan 60 इज इक्वल टू v बाय वी आर, ठीक है, वी आर बाय वी, सॉरी। और इस डायग्राम से बोलोगे tan 45 इज इक्वल टू दिस बाय वी आर, ठीक है। तो हमें बीटा निकालना है ना, बस। तो यहाँ पे आप देखोगे वी आर का वैल्यू v इंटू √3 है, और यहाँ से वी आर का वैल्यू आप देखोगे तो v, तो दोनों इक्वल है, तो यानी v √3 इज इक्वल टू v। तो बीटा का वैल्यू √3 माइनस तो 1.7 माइनस 1.732, ठीक है, यानी ऑप्शन बी। कॉन्ग्रेचुलेशंस वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने के लिए। सो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी, जो भी चीज़ ख़राब लगी, प्लीज़ कमेंट में बताना। और अगर आप डाउट पूछोगे कमेंट में तो प्लीज़ टाइम स्टैम्प के साथ ही डाउट पूछना, करेक्ट टाइम स्टैम्प के साथ। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ख़राब लगे तो डिसलाइक करना, और कारण भी बताना प्लीज़ कमेंट में, ताकि फ्यूचर वीडियोस में वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट करके फ्यूचर लेक्चर्स और अच्छे बन सके, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, अंटिल देन बाय।